Welcome to Medical Ocean. Today we will discuss nursing process semester 1. In this we will discuss regarding to diagnose. As previously lecture we discussed already the small thing regarding diagnose. Now we will discuss the things diagnose and its types. अच्छा, अब हम डायग्नोज बनाएंगे तो किस हिसाब से बनाएंगे, किस मकसद से बनाएंगे, किसके थ्रू बनाएंगे, तो उसको हम डिटेल से थोड़ा सा पढ़ते हैं। नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या एक्चुअल डायग्नोज। एक्चुअल डायग्नोज क्या है? एन एक्चुअल डायग्नोज इज अ क्लाइंट प्रॉब्लम दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ नर्सिंग असेसमेंट. एग्जाम्पल आर इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न एंड एंजाइटी. इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ एसोसिएटेड साइन एंड सिम्टम. ये हमारे पास के एक्चुअली अभी जो उसको साइन एंड सिम्टम मौजूद है उस हिसाब से हम इसको बनाते हैं. अगर उसको अभी साइन सिम्टम मौजूद नहीं तो उस हिसाब से फिर हम इसको नहीं बना सकते हैं. तो ये हमारे पास क्या है? एक्चुअल डायग्नोज है कि अभी उसको ये मसला है तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्चुअल डायग्नोज. एमसीक्यू में आप लोगों को आ सकता है कि प्रेजेंट ऑफ साइन सिम्टम हो तो उसको हम एक्चुअल कहते हैं. हेल्थ प्रमोशन. हेल्थ प्रमोशंस के वर्ड से पता चल जाता है कि उसका हेल्थ को बेटर करने के लिए हम जो डायग्नोज बनाते हैं उसको हम हेल्थ प्रमोशन डायग्नोज कहते हैं. A health promotion diagnosis related to client preparedness to implement behavior to. हम कहते हैं इम्प्लीमेंट करते हैं बिहेवियर टू इम्प्रूव देयर हेल्थ कंडीशन. उसका हेल्थ कंडीशन इम्प्रूव कर लें. दिस डायग्नोज लेवल बिगिन विद द फ्रेज रेडनेस ऑफ enhance एज एंड रेडनेस फॉर एनहेंस न्यूट्रिशन. जैसे कि हम न्यूट्रिशन को इंक्रीज़ करते हैं या कोई और हमारे पास मसला हो मरीज़ का तो उसको हम इम्प्रूव करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? हेल्थ प्रमोशंस हम कहते हैं. कॉमनली हमारे पास न्यूट्रिशन या मोबिलिटी हो तो उसको हम इंक्रीज़ करते हैं. थर्ड पे हमारे पास क्या है? रिस्क नर्सिंग डायग्नोज आपके पास है. A risk nursing diagnosis is a clinical judgment that a problem does not exist, but the presence of risk factor indicate that a problem is likely to develop unless nurse enter. Example: all the people admitted to a hospital have some possibility of acquired an infection. However, a client with diabetic or a compromised immune system is at higher risk than other. Therefore, the nurse would appropriately use the label risk for infection to describe the client health status. रिस्क फैक्टर आपको उसके पता है कि जजमेंट हम करते हैं जो उसको रिस्क हो या हॉस्पिटल में ज़्यादातर मरीज़ रहता है तो उसको किस चीज़ का मसला होता है? कॉमनली उसको मसला अगर होता है तो वो हॉस्पिटल में इन्फेक्शन का ख़तरा होता है. और किस मरीज़ में इन्फेक्शन रखता है? जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ हो. इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ का मतलब ये है कि उसका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो या कमज़ोर हो तो उस मरीज़ में ये मसला ज़्यादा हो सकता है. समझ आ रही है? जो मरीज़ आपके पास इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ हो तो उसमें ये मसला ज़्यादा आ सकता है. तो इसलिए आपको इनका पता होना चाहिए कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ आपके पास कौन सा पेशेंट है, उसमें क्या मसला है. ऑल द पीपल एडमिटेड टू हॉस्पिटल हैव सम पॉसिबिलिटी टू एक्वायर इन्फेक्शन. जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं उसमें चांसेस यही होते हैं कि उसको ख़तरा हो जाए इन्फेक्शंस का. तो इस हिसाब से हम इसको क्या कहते हैं? रिस्क फैक्टर कहते हैं. फोर्थ पे हमारे पास क्या है? वेलनेस nursing diagnosis. It is a clinical judgment about the individual, group, or community transmission from a specific level of wellness to a high level of wellness. Family coping potential for growth related to unexpected birth of twin. अच्छा, अब वेलनेस नर्सिंग डायग्नोज आपके पास क्या है? इसमें मल्टीपल चीज़ें आती हैं. अब हमारे पास एक कंटिन्यूम है उसमें आप वेलनेस जो है वो टॉप हाई प्रायोरिटी पे वो मिड में होता है. कहाँ पे होता है? मिड में होता है. उसके एक साइड पे इलनेस होता है, दूसरी साइड पे वेलनेस होता है. सही. जो आपके पास जो इलनेस होता है तो डेथ तक जा सकते हैं. जो बाकी वेलनेस जो है आपके पास वो हाई प्रायोरिटी तक जा सकते हैं. सही. तो ये आप लोगों ने उस कंटिन्यूम को देखना है कि हाई लेवल ऑफ वेलनेस तक हम चले जाएं.
लेकिन इसमें MCQs आएंगे तो आपको अनएक्सपेक्टेड ट्रेंड पे अगर आप डायग्नोज बनाओगे तो आपके पास क्या है, वेलनेस नर्सिंग डायग्नोज आप बना सकते हो। उसके बाद पॉसिबल नर्सिंग डायग्नोज आपके पास हैं। इट डिस्क्राइब सस्पेक्टेड प्रॉब्लम्स फॉर which the current and available data are insufficient to validate the problems. Example, social isolation related to unknown etiology. अब इसमें क्या होता है कि आपके सस्पेक्टेड प्रॉब्लम होते हैं। अब अगर एक मरीज़ है उसको हम हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं तो उसको सोशल आइसोलेशन हो जाती है या अननोन की वजह से। सही, सोशल आइसोलेशन किस तरह होती है, अपने घर में रहना और हॉस्पिटल में रहना ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, अपने बेड में या किसी और जगह पे। हॉस्पिटल में आपको वॉशरूम चेंज होता है, आपके रूटीन चेंज होता है, शोर होता है, लाइट सिस्टम बाकी सब चीज़ चेंज होती है, इसलिए आपको आइसोलेशन फील होगी। एग्ज़ाम्पल, इन एल्डर widow who lies alone is admitted to the hospital. एक एल्डर विधवा जो है वो हॉस्पिटल में एडमिटेड है। द नर्स नोटिस दैट शी हैज़ नो विजिटर। नर्स ने नोटिस की कि उसका कोई विजिटर नहीं है, कोई उसके इयादत के लिए नहीं आ रहा है, ना उसके पास आ रहा है। एंड इज़ प्लीज विद अटेंशन एंड कन्वर्सेशन फॉर द नर्सिंग स्टाफ। और वो रिक्वेस्ट करता है नर्सिंग स्टाफ को कि आप उनके साथ अटेंशन दे थोड़ा सा और थोड़ा सा उसके साथ बात कर ले। फ्रॉम द नर्सिंग स्टाफ, द नर्सिंग में राइट अ नर्सिंग डायग्नोज फॉर पॉसिबल सोशल आइसोलेशन रिलेटेड टू अननोन एटियोलॉजी। नर्स विल राइट डेफिनेटली दैट उसको पॉसिबल सोशल आइसोलेशन है बट अननोन एटियोलॉजी उसका मालूम नहीं है, तो इस तरह वो एक डायग्नोज बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, सिंड्रोम नर्सिंग डायग्नोज आपके पास क्या है। इट इज़ द क्लस्टर ऑफ नर्सिंग डायग्नोज दैट फ्रीक्वेंटली गो टुगेदर एंड प्रेजेंट अ क्लिनिकल पिक्चर। एग्जांपल आपके पास के क्रॉनिक पेन, रेप ट्रॉमा सिंड्रोम, Dussault syndromes, long-term bedridden patient. Cluster of diagnosis associated with disuse syndromes including impaired physical mobility, risk for impaired tissue trauma, risk for activity intolerance, risk for constipation, risk for infection, risk for injury, risk for powerlessness and impaired gas exchange and so on. अब इसमें क्या है, आपके पास जो पॉसिबल डायग्नोज अगर हम देखते हैं तो उसमें हमारे पास मल्टीपल्स है। मल्टीपल्स का मतलब क्या है कि मीन्स उसको मल्टीपल्स रिस्क आ सकते हैं। मल्टीपल रिस्क क्या आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क उसको आ सकते हैं, तो इसलिए हम इसमें देखते हैं कि कौन सा रिस्क उसको ज़्यादा है, तो इसमें हम सिंड्रोम कहते हैं कि मल्टीपल डिजीज़ एक साथ होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंड्रोम। अब कंपोनेंट आपके पास 3 कंपोनेंट हैं नर्सिंग डायग्नोज के। फर्स्ट आपके पास प्रॉब्लम, दूसरा एटियोलॉजी, तीसरा साइन सिम्टम। तो एक एक को हम आगे पढ़ते हैं। प्रॉब्लम आपके पास क्या है, इट डिस्क्राइब द पेशेंट हेल्थ स्टेटस और रिस्पांस टू हेल्थ प्रॉब्लम्स फॉर विच नर्सिंग थेरेपी इज़ गिवन। अब डिस्क्राइब करता है पेशेंट हेल्थ स्टेटस को या रिस्पांस को ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम जो आपके पास नर्सिंग थेरेपी इज़ गिवन, जो नर्सिंग थेरेपी वो देते हैं। द पर्पज़ ऑफ डायग्नोज लेवल इज़ टू डायरेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ क्लाइंट गोल्स। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट क्लाइंट्स गोल वो देखते हैं एंड डिज़ायर आउटकम, और डिज़ायर आउटकम भी उसको में हम देखते हैं। इट में आल्सो सजेस्ट सम नर्सिंग इंटरवेंशन, ये आपके पास सम सजेस्ट करते हैं सम नर्सिंग इंटरवेंशन को। फॉर एग्ज़ाम्पल डेफिसिट नॉलेज, आपके पास डेफिसिट नॉलेज आपके पास है मेडिकेशन के हवाले से। सही है। अच्छा, क्या थे हम, सॉरी एक मिनट। तो उसमें क्या होता है, आपके पास डेफिसिट नॉलेज एंड कंस्टिपेशन आपके पास होते हैं, तो उसको हम ये चीज़ें लिख सकते हैं। उसके बाद एटियोलॉजी है आपके पास,
etiology का मतलब क्या है कि related factor and risk factor. Etiology component of a nursing diagnosis identify the cause of the health problem. These causative factors that have influenced the client actual or potential response to the health promotions. Activity intolerance related to the generalized weakness, obesity, or sedentary lifestyle, constipation related to inadequate fluids or inadequate अब एटियोलॉजी का मतलब क्या है कि जो आपके पास फैक्टर है या रिस्क फैक्टर है उसको हम एटियोलॉजी कहते हैं कि काज क्या है, किस वजह से आप इसको बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एटियोलॉजी कहते हैं। तो इसमें अगर हम देखते हैं एक्टिविटी इंटॉलरेंस आपके पास है, ये एक एटियोलॉजी है। जनरलाइज वीकनेस आपके पास है और ओबेसिटी आपके पास है, तो सेडेंटरी लाइफ की वजह से ये आपके पास हो सकता है, ये कंस्टिपेशन और ये बाकी चीज़ें। लास्ट में आपके पास डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास है। Defining characteristics are the cluster of signs and symptoms that include the presence of particular diagnosed labor and health problems. Fluid volume deficit is related to decrease the over intakes manifested by dry skin and mucous membrane. अब उसने क्या किया, फ्लूइड वॉल्यूम उसने कम लिया, मैनिफेस्टेड बाय ड्राई स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन जो आपके पास है, ये इसके डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्यों उसके फ्लूइड कम लिए हैं, तो इस वजह से उसको यही मसले हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये आपके पास क्या है और क्या नहीं है, तो इसलिए आप लोगों को मैंने आपको ये किया। अच्छा, उसके बाद डायग्नोस प्रोसेस आपके पास क्या है, सही। तो ये हम फिर होपफुली नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पढ़ेंगे डायग्नोस प्रोसेस हमारे